हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं डेमो लेक्चर, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से डेमो चिल्ला रहे थे, तो हमने सोचा चलिए आज आपके लिए एक डेमो बना लें। किसी भी टीचर की क्वालिटी तब चेक की जाती है जब डेमो लिया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। ये माइंडसेट आपको इसलिए बदलना है क्योंकि डेमो में हो सकता है कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा दे और बाकी ना पढ़ाए, बट फिर भी जो आपको डेमो दे रहा हूँ एक रेगुलर क्लास की तरह आपको डेमो दूंगा, ताकि आपको एक आइडियोलॉजी मिल जाए कि हाँ, डेमो अच्छी चीज़ होती है, पर डेमो में एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम हिस्ट्री का अपना पहला डेमो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी बेसिक जानकारी मैं दूंगा, और अगर ऐसा ठीक से पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। डेमो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो इस लिंक को आप स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और आफ्टर स्कूल एजुकेशन सेंटर के नाम से आपको बेटा ये ऐप मिलेगी। इस ऐप को डाउनलोड करके आप यहाँ से अफोर्डेबल ऑफर ले सकते हैं और उन अफोर्डेबल ऑफर्स के साथ पढ़ सकते हैं। कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सस्ता क्यों पढ़ाया जा रहा है। बेटा हर चीज़ एक्सपेंसिव हो ये ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि आपको जो भी चीज़ दी जा रही है वो आपके लिए कितनी फ्रूटफुल है, वो आपको कितना लाभ देती है और वो आपके करियर के लिए कितनी ज़रूरी है। हर महंगी चीज़ अच्छी हो इसकी गारंटी कोई नहीं देता, बट अगर कोई कम भीड़ को पढ़ाता है तो आपको अच्छा करा सकता है। इस चीज़ की श्योरिटी आपको लेके चलनी पड़ेगी। आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारा ब्रांड नेम है वो बेटा ड्रीम आईएएस के नाम से चलता है, और आफ्टर स्कूल एजुकेशन सेंटर इसका पेरेंट कंपनी है, जिससे इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपरली आईएएस, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ एंड जुडिशरी की तैयारी कराते हैं, तो आप उसकी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। आइए अपने डेमो लेक्चर पे आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, आईवीसी की बात करते हैं। आईवीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी जो हमारे सामने थी। तो इस सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए हुई, इनके बारे में पढ़ना है। ये डेमो लेक्चर की तरह अगर आप नहीं लेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था वो बहुत प्रॉपर मैनर में सही तरीके से हुआ, और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जो आपको मैंने शॉर्ट क्लिप्स में भी डाल रखी है। फिर भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक ऐसा पन्ना लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है ईस्ट, यहाँ लिखना है वेस्ट, यहाँ लिखना है नॉर्थ और यहाँ लिखना है साउथ। और ये लिखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स लिख लेना है, MADS। एम से क्या आएगा मांडा, ए से क्या आएगा बच्चों आलमगीरपुर, एस से आएगा दैमाबाद, और इससे डी से आएगा दैमाबाद, और एस से आएगा सुतकेंडू। अब इनकी नदियाँ याद करना और भी आसान है भाई। जम्मू कश्मीर में है मांडा, तो जम्मू कश्मीर अगर है तो जम्मू कश्मीर में कुछ नदियाँ बहती हैं जिसमें झेलम, चिनाब ये सब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर वहाँ पे चेनाब है, तो इसके साइड में मिलेगा चेनाब। ये कौन से प्लेस पे पाया जाता है, पहलगाम के पास एक विलेज है, उस पहलगाम के पास इसकी जगह है, तो पहलगाम के पास से पाया जाता है। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो रिवर हिंडन है। हिंडन जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और ये मेरठ के पास पाया जाता है। इसके बाद डी से आपका दैमाबाद आता है। दैमाबाद जो है ये आपका अगर ध्यान से देखा जाए तो औरंगाबाद के पास एक डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर, वहाँ पाया जाता है। इसमें नदी प्रवरा पाई जाती है। और अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पर पाया जाता है आपका सुतकेंडोर। सुतकेंडोर जो है बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान का भाग है, और यहाँ पर जो रिवर पाई जाती है वो दाश्त पाई जाती है। तो यूपीएससी में जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है इनकी दिशाओं के बारे में और इनके लास्ट कॉर्नर के बारे में, वो आपको बच्चों यहीं से याद हो जाएगा अगर इसे प्रॉपर मैनर में पढ़ लेते हैं तो। अब बात आती है कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कैसे हमें पढ़ना है, क्या समझना है। तो भैया देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ढूंढने का श्रेय सबसे पहले जाता है 1921 में डी.आर. साहनी जी को। और तो डी.आर. साहनी जी को जाता है बिल्कुल सही है, बट 1856 में जब रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था पंजाब रीजन में और सिंध रीजन में, तो मोहनजोदाड़ो के टीले को देखकर लोगों ने ये सोचा था कि यहाँ कोई सभ्यता दबी हुई है, पर इस सभ्यता के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया और इन्हीं की ईंटों का इन्होंने प्रयोग किया, क्या करने के लिए, रेलवे बिछाने के लिए। तो कहा जाता है बहुत सारी सभ्यता तो रेलवे लाइन पे बिछ गई। फिर भी जो चीज़ें हमारे पास बची उन्होंने उससे हमने सभ्यता की पूरी एक ग्लिम्स निकाली और हमने बनाया कि भाई सबसे पहले जब हड़प्पा ढूंढी गई तो हमें पता चला ये कैसी सभ्यता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है।
कैसी सभ्यता है बच्चों? कांस्य युगीन सभ्यता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता की महत्ता बिल्कुल अलग चलती है। और इसका एक्सटेंशन मैं आपको जो बता चुका हूँ वही लिखा है, मांडा, दैमाबाद, उसके बाद आलमगीरपुर और सुतकेंडोर। ये आलमगीरपुर, ये सुतकेंडोर, ये मांडा, ये दैमाबाद। इसके बाद किसी भी सभ्यता को बेटा जब खोजा जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। अगर आप देखेंगे तो हमने पहला बांटा है प्रारंभिक हड़प्पा, फिर बांटा है परिपक्व काल, फिर बांटा है उत्तर हड़प्पा। तो इन भागों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से भी आपको कुछ आइडियोलॉजीज मिलेगी। अब सभ्यता के जो ट्रेड हम पढ़ते हैं वो हम इसके पढ़ते हैं। जितने सभ्यता के ट्रेड हम इसके पढ़ते हैं, इन दोनों के ट्रेड हम पढ़ेंगे। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है भाई, इसके ट्रेड ही नहीं पढ़ रहे तो हम इसकी चिंता क्यों करें? तो एज ऑब्वियस इसके ट्रेड हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बेस्ट होगा सिविलाइजेशन में वही पढ़ेंगे। बट आप कहोगे सर बस्तियाँ सबसे ज़्यादा किसकी मिली हैं? तो ये जो सबसे बाद में खत्म होगा उसी की तो बस्तियाँ सबसे ज़्यादा होंगी। तो सबसे ज़्यादा बस्तियाँ आपको मिलेंगी लेट हड़प्पा की। किसकी मिलेंगी बच्चों? लेट हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा की मिलेंगी। अब इसके आगे चलते हैं तो हमने जैसे आपसे कहा कि इसके 3 चरण हैं। एज ऑब्वियस से 3 चरण हैं। पहला चरण आपका जो है वो 3300 से 2600 के बीच में था। दूसरा चरण 2600 से 1900 के बीच में था। इसी को हड़प्पा काल बोलते हैं। अगर आपको डेट देखनी है तो 2350 से लेकर 1700 तक एक यूनिक हड़प्पा काल चला है, और उसके बाद 1900 से 1300 तक। अच्छा, इन डेटों को एकदम एक्यूरेट इसलिए नहीं याद करना क्योंकि हड़प्पा का काल अगर यूपीएससी पूछती है तो आपको कार्बन डेटिंग के थ्रू जो निकला है वो निकला है 2300 से लेकर 1750। यही आपको याद रखना है, बाकी कोई भी चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। अब इसके आगे अगर आप बेटा चलते हैं तो हम बात करते हैं कि भैया हड़प्पा की विशेषताएं क्या थी, हड़प्पा सभ्यता कैसे मिला, इसमें क्या क्या मिला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सिटीज़ पंजाब में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंध में पाया गया। और अगर लेट हड़प्पा की बात की जाए तो वो आपका रंगपुर और रोजरी दोनों गुजरात में यहाँ बहुत अच्छे से पाया गया। और अगर तीनों फेज की बात की जाए, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, लेट हड़प्पा, तो एक राखीगढ़ी हरियाणा से मिला है और एक धौलावीरा गुजरात से मिला है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे आते हैं बेटा इसी चीज़ में। अगर इसी चीज़ को आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपकी सारी साइटें लिखी हुई हैं। मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको अगर आप चाहें तो आप यहीं से रट सकते हैं। तो ये रट्टाफिकेशन है, इसमें कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं है। तो इसको एक बार आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, मुझे उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद बात आती है कि भाई हड़प्पा में क्या क्या मिला है। तो हड़प्पा में द सिटाडेल एरिया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने लिखी। इन्होंने ये कहा कि भैया शहर 2 भागों में बड़ा था, एक निचला शहर, एक दुर्ग। दुर्ग मतलब ऊपरी भाग, निचला शहर मतलब डाउन पार्ट। तो दुर्ग और निचले शहर में इसको बांटा गया था। तो यहाँ कहा जा सकता है कि भाई यहाँ पर क्या होता है, जो ऊपरी भाग का वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, वहाँ पे रूलिंग क्लास रह सकती है। जो निचला भाग है वहाँ रूलिंग क्लास नहीं रह सकती, वहाँ कॉमन पीपल रहते थे, आम जनता रहती थी। यहाँ पर प्रीस्ट भी रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ऊपर वाले एरिया में मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बात मिला है, महान स्नानागार। तो ये क्या दिखाता है, कोई बड़ा रिचुअल जब होता होगा तब यहाँ लोग आते होंगे और उस रिचुअल में भाग लेते होंगे, इसकी बात यहाँ पर की गई है। और उस ग्रेट बात के अगर वेस्ट में जाओगे तो वहाँ पर एक अन्नागार का पूरा ट्रेस मिला है मोहनजोदाड़ो में, और यही अन्नागार का ट्रेस आपको हड़प्पा से भी मिला है। अन्नागार कैसा मिला है, ऐसे 2 रो बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 6 की 2 रो यहाँ पर बना दी गई। ठीक, तो 6 की 2 रो में हड़प्पा में भी मिला है, 6 की 2 रो में मोहनजोदाड़ो में मिला है, जो आपको ये क्लियरली बताते हैं कि बेटा यहाँ पर जो ग्रेन्स थे उनका ओवर प्रोडक्शन होता था, और ये ओवर प्रोडक्शंस जो थे यही क्या होते थे, यही यूज़ किए जाते थे। तो ओवर प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा पैदा करेंगे, आवश्यकता से जो व्यापार करेंगे, तो एक ट्रेडिंग भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। ग्रेनरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हड़प्पा का, मोहनजोदाड़ो का, कालीबंगन का। रिमार्केबल फीचर इनके क्या है, टाउन प्लानिंग। अब इनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, ये समझने वाला बहुत जरूरी चीज़ है। टाउन प्लानिंग इनके ग्रिड पैटर्न पे, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पर ग्रिड पैटर्न दिखेगा। ग्रिड पैटर्न होता है शतरंज के खानों के तरीके से शहरों का निर्माण। तो सड़कें समकोण पर काटती थी तो ये ग्रिड पैटर्न बनाते हुए चलती थी, तो यहाँ पर ग्रिड पैटर्न आपको पूरी तरीके से दिखता है।
कहीं पर भी अगर रोडों को देखेंगे तो देखिए एकदम सीधी लाइन पर बनी है, सटीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपरली प्लान की गई हैं, योजनाबद्ध हैं। ये कैसी हैं बच्चों, ये योजनाबद्ध है। तो योजनाबद्ध तरीके से पहले जगह को प्लान करते थे, फिर शहरों का निर्माण करते थे। और स्ट्राइकिंग फीचर क्या है यहाँ का बेटा, यहाँ पर नालियाँ पाई गई हैं, बहुत अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम पाया गया है। और ड्रेनेज सिस्टम पाया गया मतलब ये सड़क है मान लीजिए, तो इस सड़क के दोनों किनारे नालियाँ जा रही हैं और ये पत्थरों से ढकी हुई हैं। तो ये इनका स्पेशल फीचर था जो इन्होंने दे रखा था। तो सैनिटेशन और शहरीकरण इन दोनों का पूरा भाग इन्होंने बना रखा है। ये बहुत मुख्य चीज़ है यहाँ पर जो आपको पाई जाती है। अब इसके बाद अगर सिंधु घाटी सभ्यता के स्क्रिप्ट की आप बात करें तो इसकी भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। ये क्या है, आपठनीय है। इसको अभी तक कोई भी नहीं पढ़ पाया, तो आपठनीय भाषा है। इसमें देखेंगे तो इसमें अल्फाबेट से ज़्यादा क्या है, पिक्चर। ये देखिए ये सारी पिक्टोग्राफी पाई गई। तो अगर यहाँ पर सारी पिक्टोग्राफी पाई गई है तो इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान देंगे तो इनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, इन्होंने मोहरों पे लिखा है, मुद्राओं पे लिखा है, तो छोटी छोटी स्क्रिप्ट मिली है। तो ये छोटी छोटी स्क्रिप्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसका पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल माना जा रहा है। इसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो रिलीजन की बात करेंगे। अच्छा, इनका रिलीजन बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। क्यों रखता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर टेराकोटा फिगरिंग ऑफ मदर गॉडेस मिलता है। तो यहाँ पर दो देवता बहुत प्रमुख हो गए, एक हो गए शिवा और एक हो गई मातृ देवी, जिन्हें मदर गॉडेस बोलते हैं। यहाँ पर क्या मिला है, मेल सेक्स ऑर्गन जिसको बोला गया पेहुलास मतलब लिंगम, और यहाँ मिली है फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको बोला गया है योनि देवी। तो ये दिखाता है कि हम किस तरीके से नेचर की वर्शिप करते थे और किस तरीके से प्रकृति को हम सब कुछ देते थे। और यहाँ पर कई सारे इमेजेस है, जैसे एक फिगरिंग मिला है जिसमें पेट से एम्ब्रॉय से वुमेन के प्लांट ग्रो करते हुए दिखाया गया है, जो बताता है प्रकृति को हम कितना मानते थे, है ना। इन्हें फर्टिलिटी गॉडेस बोला जाता है, ठीक है, उपजाऊ की देवी। और एक सीन मोहनजोदाड़ो से मिली है जिसमें पशुपति शिव बैठे हुए हैं, जिनमें एक शेर मिला है, एक बफेलो मिला है, एक एलिफेंट मिला है, एक राइनोसोरस मिला है और पैरों पे दो हिरन मिले हैं, और इनको पशुपति शिव बोला गया। फीमेल सेक्स ऑर्गन मिले हैं, है ना। एनिमल और ट्री वर्शिप किए जाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल दो थे हमारे पास, एक था एक श्रृंगी जिसको वन हॉर्न यूनिकॉर्न बोलते हैं, और दूसरा था कुबड़ वाला बैल। दूसरा था बच्चों कुबड़ वाला बैल। तो एक श्रृंगी और कुबड़ वाले बैल के हमें सारे ट्रेसेस मिलते हैं, और ये ताबीज बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे एम्यूलेट्स मिलते हैं, जो ये क्लियर करता है कि ये लोग भूत प्रेत पे यकीन करते थे। दे वर जनरली बिलीविंग इन घोस्ट, इसलिए इन्हें इतने सारे एम्यूलेट्स मिलते हैं। मेसोपोटामिया की तरह हमारे यहाँ कोई मंदिर नहीं मिला, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम सामूहिक संस्कारों पर यकीन करते थे, हम व्यक्तिगत रिलीजन अभी तक नहीं बना पाए थे। और हमें बहुत सारे ताबीज मिलने पे यही पता चलता है कि हम रिबर्थ और घोस्ट पर यकीन करते थे, पुनर्जन्म और भूतों पर हमारा पूरा यकीन था। इनके खोने, इनके खराब होने या इनके पतन के क्या कारण थे? इनके पतन के कई सारे कारण हैं। किसी ने कहा भैया इनके साथ युद्ध हुआ है, किसी ने कहा इनको कोई छीन ले गया, किसी ने कहा एपिडेमिक आ गई, किसी ने कहा प्लेटों का डिस्टर्बेंस हो गया जिससे अर्थक्वेक आया, किसी ने कहा रात को से सुबह गायब हो गए, किसी ने कहा क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज तो आज भी हो रहा है, पर इंसान तो नहीं गायब हो रहे हैं, बट लोगों की अपनी आइडियोलॉजी है। इसके बाद ये जो है डिफॉरेस्टेशन, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस के चक्कर में इन लोगों ने अपनी सभ्यता के डेवलपमेंट को धीरे धीरे क्रमिक विकास में नीचे कर दिया। जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर अगर इनके पास टेक्नोलॉजी थी तो कहाँ गई? तो जो टेक्नोलॉजी थी, मान लीजिए आज से 10 साल पहले हमें सीडी प्लेयर पता था, आज हम एडवांस हुए तो हमें सीडी प्लेयर नहीं पता। हो सकता है फ्यूचर में परिपक्व काल में हम सीडी प्लेयर पढ़े, बट जो आज की यूथ और इंजीनियर है उन्हें सीडी प्लेयर बनाना ही नहीं आता होगा। तो टेक्नोलॉजी जो ऑफ नो यूज होती है हमारी जनरेशन में, उसे हम ट्रांसफर ही नहीं करते लोगों को। जैसे आपका लौह पिलर है, लौह स्तंभ जो है, उसको कैसे बनाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी आगे नहीं है क्योंकि उसकी हमें आवश्यकता नहीं थी। उसी तरह जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई तो इसकी टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ाएगी। फ्लड से डिस्ट्रक्शन, चेंज इन कोर्स, इन सबको हटा के आपको जेन्युइनली फेयर एंड सर्विसेज का जो आंसर है इसी को करेक्ट माना। दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिफाइड एंड द करेक्ट आंसर जो आपको दिया जाएगा। और इतना ही आज हम एक डेमो लेक्चर में पढ़ते हैं, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप चाहें तो हमारा ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ इनरोल करा सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।